हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आपका स्वागत है इस रिकॉल विथ रोशन वाले चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग सीडीपी का सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। ये खासकर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उनमें अधिकांशतः ये पूछे जाते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इनका पूरा नाम हुआ सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इन्हीं को हिंदी में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। इनके क्या क्या सिलेबस है, खासकर सीटेट का, ये हमने सीटेट के लिए हमने ये तैयार किया है। किस प्रकार से सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक है, वे सभी हम आज की इस वीडियो में लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सीडीपी का सिलेबस है। देखिए, पहला यूनिट में है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास। ये जो है 10 मार्क्स का आपका है। 10 मार्क्स में बाल विकास, बच्चे का किस तरह से विकास होता है, वे सभी तथ्यों बातों को इन बाल विकास में रखा गया है। सभी टॉपिक ये आपका है। जैसा कि देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर, ये टॉपिक रहा, ये रहा आपका टॉपिक। कलर चूज कर लेते हैं, ठीक। ये रहा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। ये बच्चे में किस तरह से होते हैं, सीडीपी में है क्या। सीडीपी टीचिंग एग्ज़ाम में इसलिए ये दिया जाता है क्योंकि देखिए, हम लोग मान लीजिए कोई यदि टीचर बनेगा तो वे बच्चे को ही ना पढ़ाएगा, और बच्चे को पढ़ाने के लिए बच्चे के क्या क्या गुण है, किस अवस्था में बच्चे किस तरह से व्यवहार करते हैं, ये सभी बातें को हम जानेंगे तभी ना, मतलब बच्चों को बता पाएंगे क्या क्या कमजोरियां हैं, किस अवस्था में बच्चे किस तरह के व्यवहार करते हैं, उसे किस तरह से उस व्यवहार में रहते हुए उनको पढ़ाएं। ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमें समझना, ये सीडीपी जैसे सिलेबस को। तो इसी तरह देखिए, वृद्धि और विकास किस तरह से बच्चे में होते हैं, ये चर्चा करेंगे। ये पहला टॉपिक हो गया आपका। और हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बारे में भी है। ये आपका पॉइंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आपका जो पहला यूनिट है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 मार्क्स का होता है लगभग, हमने कहा इससे ज़्यादा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए, अगला क्या है, सोशलाइजेशन, समाजीकरण। देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर, समाजीकरण। ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे, समाजीकरण, ठीक। कई बार पूछा गया कि सीटेट एग्ज़ाम में कई बार, जैसा कि आप जानते होंगे, दिसंबर में भी एग्ज़ाम होने वाला है, 14 दिसंबर को। हालांकि डेट बार बार चेंज किया जा रहा है सीबीएसई के द्वारा। ये जो है, यहाँ टॉपिक पे आइए, यहाँ क्या है, समाजीकरण। ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, जैसे कि समाजीकरण की प्राथमिक संस्था क्या है। ऑप्शन देगा आपको, ऑप्शन दे देगा विद्यालय, घर, परिवार, ऐसे कुछ करके आपको ऑप्शन देगा। तो आप जानते होंगे, देखिए, परिवार में भी कौन हो गया, सबसे प्राथमिक एजेंसी, सबसे पहले बच्चे को शिक्षित कौन करते हैं, उनके माता, बच्चे के माता। और कहा गया है प्राथमिक समाजीकरण की संस्था परिवार होता है, ठीक। ये कई बार हमने ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यू आप भी देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन होते हैं। और इससे लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अनेकों पूछे जाते हैं एग्जाम में। इंटेलिजेंस, इसके बाद क्या है, इंटेलिजेंस, बुद्धि। देखिए, हर एक बच्चा में अलग अलग बुद्धि होती है। कोई तेज होते हैं, कोई प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, तो कोई मंद बुद्धि वाले, कोई कमज़ोर। तो इस तरह से बच्चे हर एक, लेकिन हर एक बच्चे में अलग अलग क्वालिटी होते हैं, अलग अलग गुण होते हैं। किसी बच्चे को आप कम नहीं समझिए, हर एक बच्चे में एक खास गुण होते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए उन्हें मतलब एक खास गुण होते हैं, वे जन्मजात होते हैं, हर एक में होता है ये। तो कहाँ पे थे, बुद्धि। इनके बाद क्या है, जीन पियाजे, एक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने बच्चे के विकास किस तरह से होते हैं, बच्चे के बारे में इन्होंने अध्ययन किया, बच्चे के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया कि किस तरह से बच्चे का विकास होता है, किस तरह से वे अपने जीवन को जीते हैं, बच्चे के क्या क्या गुण है, किस तरह से वे व्यवहार करते हैं, बिहेवियर कैसा है। ये सभी बातें ये मनोवैज्ञानिक जैसे कि जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, ले वाइगोत्स्की जी करते हैं। ये सभी बच्चों के जो स्टडी है, किस तरह से बच्चे को विद्यालय प्रांगण में पढ़ाया जाए, उन सभी बातों को ये सभी मनोवैज्ञानिक ने पहले चिंतन किया, थिंकिंग किया। आप जानते होंगे
ये मनोवैज्ञानिक खुद से प्रैक्टिकल किए, खासकर वे अपने बच्चे पर प्रैक्टिकल करके कई सारे सिद्धांत को स्थापित किए, कई सिद्धांत को बनाए। ये सभी मनोवैज्ञानिक, खासकर तो ये जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, ले वाइगोस्की। जैसा कि आप जानते होंगे, ले वाइगोस्की जो है ये भाषा को महत्वपूर्ण माना, लैंग्वेज को इम्पोर्टेंट माना, थिंकिंग को नहीं। इन्होंने बोला कि पहले भाषा आता है तब थिंकिंग, यानी तब चिंतन होता है, पहले भाषा तब चिंतन। ये कौन कहा? ले वाइगोस्की। लेकिन इसी का अपोजिट है जीन पियाजे। हालांकि दोनों का जो जन्म है एक ही ईस्वी में हुआ था। ये जीन पियाजे, ठीक, जीन पियाजे जो है ये चिंतन को महत्वपूर्ण माना। इन्होंने बोला कि पहले चिंतन आता है तब भाषा आता है। ये डिबेट दोनों में चलते रहा, लेकिन हालांकि दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से प्रभावित किए, दोनों एक दूसरे से अच्छे से सीखे, किस तरह के दोनों एक दूसरे का जो है स्टेजेस को ऑब्जर्व किया, रिसर्च किया, क्या कमी है, किस तरह से बच्चे पर इन्होंने रिसर्च किया और कई सारे सिद्धांत लाए, ठीक। इसके बाद क्या है? लैंग्वेज एंड थाउट, भाषा और विचार। यही भाषा और विचार, ये मनोवैज्ञानिक इनके बारे में चर्चा किए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंग यानी जेंडर के बारे में, किस तरह से जेंडर के बारे में जानेंगे इसमें, इस पॉइंट में। ये आपका पहला यूनिट में ही है। आगे बढ़ते हैं। लिंग, जेंडर के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। और देखिए अगला क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। हर एक समाज में, चाहे कोई भी समाज हो, आप जानते होंगे समाज से ही गांव का निर्माण होता है, गांव से ही ब्लॉक का निर्माण होता है, कई ब्लॉक मिलके ही जिला का निर्माण होता है। इसी तरह से देश का निर्माण हो जाता है। इसी तरह करते करते, यानी कि स्टेप बाय स्टेप, यानी एक समाज एक अंग है, समाज एक अंग है। और समाज में विभिन्न प्रकार के अलग अलग संस्कृति, सभ्यता, जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग रहते हैं। उन सभी में अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। भाषा के आधार पर हो, चाहे आप बुद्धि के आधार पर कह सकते हैं कितना कोई तेज है, या उनके घर के आर्थिक स्थिति के आधार पर, मतलब अन्य सारे बहुत सारे ऐसे कारण है जिनके कारण मतलब एक तरह से अलगाव, यानी कि भिन्नता पाए जाते हैं लोगों में। कोई कमज़ोर है, कोई तेज है, ये सभी एक तरह से विभिन्नताएं हैं, ठीक। भाषा के आधार पर हो गया, कोई किसी का भाषा कुछ और है, भोजपुरी, किसी का हिंदी, तो एक तरह से ये क्या हो गया? व्यक्तिगत विभिन्नताएं। और व्यक्तिगत विभिन्नताएं होना भी ज़रूरी है। संस्कृति, सभ्यता व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत आए हैं। हर एक धर्म संप्रदाय के अलग अलग संस्कृति, सभ्यता होते हैं, ये व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत आते हैं। इन्हें संसाधन के रूप में माना जाना चाहिए। ये भी मतलब NEP 2020 में भी कहा गया। इन्हें मतलब कि हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, इन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, एक संसाधन के रूप में मानना चाहिए इंडिविजुअल डिफरेंस को। इनके बाद क्या है? असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, आकलन और मूल्यांकन। आकलन जो है ये पठन पाठन के दौरान होता है, जबकि मूल्यांकन पठन और पाठन यानी कि जब खत्म हो जाता है उसके तत्पश्चात ये लिया जाता है मूल्यांकन, यानी कि पेपर पेन के माध्यम से ये लिया जाता है। हालांकि लिखित, मौखिक और कई सारे विधियों से लिया जाता है, लेकिन ये जो होता है पठन पाठन के बाद होता है मूल्यांकन। आकलन पढ़ाई के दौरान ही, अधिगम के दौरान ही, लर्निंग के दौरान ही ये होता है आकलन। तो आपने देखा पहले यूनिट में क्या क्या हमें पढ़ना है। ये कई सारे टीचिंग एग्ज़ाम, चाहे आप कोई भी ले लीजिए, DSSB या KVS, कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, सीटेट, वैसे उन सभी एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खासकर आपके नॉलेज के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और देखिए पहला तो आपका यूनिट ख़त्म हो गया, और दूसरा यूनिट है आपका चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एडुकेशन, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। इसमें क्या है? इंक्लूसिव एडुकेशन एंड CWSN, इसका फुल फॉर्म हम बता दें। CWSN का क्या होता है? चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स। देखिए इंक्लूसिव मैंने क्या हो गया? इंक्लूसिव एडुकेशन यानी समावेशी शिक्षा। अनेक सारे विभिन्नताओं के बावजूद भी समाज में अनेक प्रकार के विभिन्नताओं वाले लोग रहते हैं। अनेक विभिन्नताओं के, चाहे भाषा के आधार पर, रहन सहन के आधार पर, वेशभूषा, खान पान, संस्कृति, सभ्यता के आधार पर अनेक सारे विभिन्नताओं होते हैं। उनके बावजूद उन सभी को एक समान रूप से कक्षा कक्ष में शामिल कर जब
पठन पाठन का क्रिया किया जाता है बिना किसी भेदभाव के, सभी को एक विभिन्नताओं को एक संसाधन के रूप में मानकर जब पठन पाठन का क्रिया होता है तो उसे ही इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। और इसके बाद क्या है CWSN। CWSN के अंतर्गत हमने बता दिया चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स। इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चे होते हैं, चाहे वो बच्चे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, चाहे दिव्यांग क्यों ना हो, चाहे वे किसी भी समस्या से ग्रसित क्यों ना हो, जैसे कि मान लीजिए कोई दृष्टिबाधिता है, कोई सुन नहीं सकता है, ये एक तरह से उनमें कमियों है, तो उन्हें यदि संसाधन की उपलब्धता करेंगे तो उन्हें एक तरह से आगे बढ़ने में मददगार मिलेगी, सहायता मिलेगी। तो ये सभी बच्चे CWSN के अंतर्गत आते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस बच्चे को संसाधनों की आवश्यकता होती है, अब जिस बच्चे ने सभी बच्चे को लगभग होते हैं, चाहे वो प्रतिभाशाली, तेज, मंद बुद्धि वाले क्यों ना हो, दिव्यांग क्यों ना हो, दृष्टिबाधिता क्यों ना हो, श्रवण बाधित क्यों ना हो, वे सभी को संसाधन की आवश्यकता होती है। ठीक, तो ये सभी क्या हो गया, CWSN के अंतर्गत आते हैं ये सभी बच्चे। इसके बाद क्या है NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसमें जो है, इसमें भी खासकर शिक्षा व्यवस्था को एक बेहतर सुदृढ़ बनाने के लिए ये NEP सरकार द्वारा लागू किया गया है। इनमें कई मनोवैज्ञानिक के थॉट को दिया गया है, कई मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत थ्योरी को दिया गया है, ताकि शिक्षा व्यवस्था एक फ्लेक्सिबल हो सके, एक सुदृढ़ हो सके, एक मजबूत हो सके, फ्लेक्सिबल हो सके, और बच्चों को पढ़ाने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। इसलिए ये NEP 2020 CDP में इंक्लूड किया। ठीक, RPWD एक्ट 2016, इसमें भी पर्सन ऑफ क्या है RPWD एक्ट 2016, राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ एक्सेट्रा। इसमें क्या है, इसमें भी बच्चे, जो भी बच्चे मतलब कि दिव्यांग है, मतलब कि उन्हें कोई किसी प्रकार के संसाधन की आवश्यकता है, चाहे वह आँख से नहीं दिखता हो, या फिर वह सुन नहीं सकता हो, चाहे फिर वह लिखने में उन्हें कठिनाइयाँ होता है, या फिर उन्हें किसी प्रकार के गणितीय संख्याओं को जोड़ने में, अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करने में दिक्कत होता हो, तो ये सभी क्या है, एक प्रकार का कमी है, यानी कि उस समस्या से ग्रसित है बच्चे। और उन सभी समस्या को दूर करने के लिए संसाधनों की पूर्ति किया जाता है। और वे कौन सभी संसाधन का पूर्ति किया जाता है, वे सभी RPWD एक्ट में कहा गया है। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है, वो देख नहीं सकता है, तो उसे क्या कहेंगे, दृष्टिबाधित है, वे देख नहीं सकते हैं, सिर्फ सुनते हैं, तो उसे श्रवण वाले संसाधन उपलब्ध कराएंगे। कोई बच्चा ऐसा है सुन नहीं सकता है, तो उसे देखने वाला और मतलब कि एक तरह से सांकेतिक सिंबॉलिक तरीक़ा से उन्हें पढ़ाएंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये सभी बातें RPWD एक्ट 2016 में बताया गया है। डिसेबिलिटीज़, जैसा कि आप देख सकते हैं, डिसेबिलिटीज़ यानी दिव्यांग वाले बच्चे होते हैं इसके अंतर्गत खासकर। NCF 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ये भी एक तरह से शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए ये लाया गया है। बच्चे को किस प्रकार से बेहतर शिक्षा प्रदान किया जाए, ये सभी बातें इन NCF 2005 में कहा गया है। किस तरह से शिक्षक और बच्चों का व्यवहार होना चाहिए, किस तरह से शिक्षक कक्षा में पढ़ाएंगे, किस तरह से वे बच्चे को पढ़ाएंगे कि वे बच्चे शिक्षक की ओर आकर्षित हो, उन्हें पढ़ने में आनंदमयी महसूस हो, किसी प्रकार की समस्या ना हो। ये सभी बातें NCF 2005 में की गई है। इनके बाद यूनिट 3 में है आपका लर्निंग एंड पेडागोजी, अधिगम और शिक्षण शास्त्र। ठीक, लर्निंग एंड पेडागोजी, शिक्षण और अधिगम शास्त्र, ये आपका 5 मार्क्स का है। ये एक फिक्स नहीं है, मिनिमम हमने लिया है 5 मार्क्स, इससे ज़्यादा भी पूछ सकते हैं। ठीक, 5 मार्क्स आपको अवश्य देखने को मिलेगा। और ये आपका लास्ट है टीचिंग एंड लर्निंग, अधिगम और शिक्षण। ये सभी बातें, यानी कि किस प्रकार से अधिगम, तो आप समझते होंगे सीखना, एक प्रकार से किस प्रकार से सीखते हैं बच्चे, किस प्रकार से क्या उसे उपलब्ध कराया जाए कि वे बेहतर तरीके से सीख सके, क्या लर्निंग, क्या प्लान, क्या माइंडसेट होना चाहिए, ये सभी बातें इस लर्निंग में। हालांकि इसे डिटेल में हम लोग जानेंगे, अभी खासकर आप टॉपिक देख लीजिए क्या है टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक, अब देखिए मोटिवेशन एंड लर्निंग,
इनकी क्या भूमिका होती है एक चाइल्ड बाल विकास में, इनका क्या योगदान है। काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। खासकर मोटिवेशन 2 प्रकार के होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। हालांकि हम इसे पूरा डिटेल में जानेंगे। अभी सिर्फ आप टॉपिक देख लीजिए, क्या क्या है टॉपिक, क्या क्या पढ़ना है, मेन पॉइंट, जैसे कि मोटिवेशन एंड लर्निंग। मोटिवेशन एक होता है इंटरनल मोटिवेशन बहुत बेहतर होता है, जो आंतरिक, जो स्वयं से करते हैं लोग अपने अनुभव के आधार पर, ठीक। और ये एक्सटर्नल उतना अच्छा नहीं होते हैं, बार बार पुरस्कार दिया जाए तब वे कोई कार्य करेगा, ये अच्छा नहीं होता है। जब पुरस्कार देना बंद किया कर दे तो वे कार्य नहीं करेगा, ठीक, कोई पढ़ेगा नहीं। इसलिए हमें कभी भी बच्चे को यानी कि बाह्य रूप से, जैसे किसी प्रकार के कोई, जैसे कि क्लास में एग्ज़ाम लिए, बार बार हमें पुरस्कार नहीं देना चाहिए। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनल मोटिवेशन, जैसे कि मान लीजिए कल्पना चावला, राकेश शर्मा, विराट कोहली, बड़े बड़े जो महान APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी बड़े बड़े महान व्यक्ति के बारे में, भारत रत्न व्यक्ति जैसे कि भीमराव अम्बेडकर हो गया, बड़े बड़े महान व्यक्तियों, आर्यभट्ट हो गया, सभी के बारे में उनके बीच, उनके कक्ष में प्रस्तुत करेंगे, ताकि उन्हें एक इंटरनल मोटिवेशन हो और वे पढ़ाई में बेहतर रुचिकर करके अपने पढ़ाई को बूस्ट करें और पढ़ने में उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या ना हो और वे बेहतर तरीके से पढ़े। और इसके बाद है आपका कॉग्निशन एंड इमोशन, संज्ञान और संवेग। ये दोनों एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं, एक दूसरे के बिना चल नहीं सकते हैं। संज्ञान यानी कि दिमाग, ब्रेन, आपका जो ये दिमाग है, ये हुआ आपका संज्ञान। संवेग यानी एक तरह से हो गया आश्चर्यचकित, हंसी, खुशी, रोना, उदास, ये सभी क्या है, संवेग, इमोशंस। ये काफ़ी ज़रूरी है। खासकर अभी के दिनों में ये हमें कम देखने को मिलता है विद्यालयों में, कि बच्चे और शिक्षक के बीच कम इमोशन देखने को मिलते हैं, जिससे पढ़ाई रुचिकर नहीं हो पाता है, पढ़ाई आनंदमय नहीं बन पाता है। तो इसलिए इन पर ध्यान ज़्यादातर देना चाहिए, इमोशन पर। इमोशन, जैसा कि हमने बता दिया, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से संबंधित होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, ठीक। ये कई बार आप PYQ क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी जो हमने CDP का ये जो सिलेबस आपको एक तरह से एक एक करके हमने चर्चा किया, आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल पर बने रहे। पुनः हम अगले वीडियो में आपके लिए लाएंगे। इनका जो पहला क्या है देख सकते हैं आप, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक लाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिनका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।